हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी। और क्या आपके माइंड में इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि सेक्स वर्क या प्रोस्टिट्यूशन लीगल है या इलीगल है? अगर इलीगल है तो ये हमारे कंट्री में क्यों चल रहा है? इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं तो ये लेक्चर आपके लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दी हैं स्टेट और यूनियन टेरिटोरीज को। ये सेक्स वर्कर्स से रिलेटेड है, प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड है। और यहाँ पर हम कुछ हिस्ट्री भी जानेंगे कोर्ट्स के जजमेंट की। इंडिया में कब कब इस तरह के जजमेंट दिए गए हैं, क्या क्या जजमेंट दिए गए हैं सेक्स वर्क से रिलेटेड, वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा जिससे कि सारा डिटेल में आपको पता चल जाए। और अगर पसंद आता है तो उसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपने नहीं किया है तो, जिससे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल जाए। तो बेसिकली न्यूज़ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कुछ गाइडलाइंस इशू की है सेक्स वर्कर्स से रिलेटेड। ठीक है, सेक्स वर्क जो है उससे रिलेटेड, जो सेक्स वर्कर्स हैं उनके लिए, ठीक है, तो उन सभी से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं। अब ये एक बहुत लंबे टाइम से बात चल रही थी। सेक्स वर्कर्स की डिमांड थी कि सेक्स वर्कर को भी ट्रीट किया जाए डिग्निटी के साथ। ठीक है, और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 27 ऑफ मई को बोला है कि सेक्स वर्कर्स को भी ट्रीट किया जाना चाहिए डिग्निटी के साथ। और जो सेक्स वर्क है उससे रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस भी यहाँ पे इन्होंने इशू की हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या वर्डिक्ट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑन प्रोस्टिट्यूशन या सेक्स वर्क। तो यहाँ पे 3 जजेस की बेंच थी जिसके हेड थे जस्टिस एन नागेश्वरा राव। ठीक है, इन्होंने 6 गाइडलाइंस इशू की प्रोस्टिट्यूशन पर। ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन इज अ प्रोफेशन लाइक एनी अदर प्रोफेशन। इन्होंने कहा कि प्रोस्टिट्यूशन बाकी जैसे प्रोफेशन है उन्हीं की तरह ही है। जैसे कि मैं यहाँ पे टीचिंग कर रही हूँ, कुछ लॉयर होंगे, कुछ डॉक्टर होंगे। ठीक है, हमारी कंट्री में अलग अलग प्रोफेशन है लोगों का। ठीक है, तो जो प्रोफेशन बाकी सब हैं उसी तरह का ही एक प्रोफेशन है प्रोस्टिट्यूशन। ठीक है, तो उसको भी प्रोफेशन की तरह ही देखा जाए। जो सेक्स वर्कर्स हैं वो आर एंटाइटल्ड टू इक्वल स्टेटस एंड इक्वल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ। ठीक है, लॉ के अंडर अगर हम बात करें तो उनको भी इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए जैसे बाकी सबको मिल रहा है, और इक्वल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ठीक है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, पुलिस को उनको अलग नजर से नहीं देखना है, ये बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ओके, क्लियर है? तो ये गाइडलाइंस इन्होंने इशू की है। अब बात आती है कि क्या और वर्डिक्स है। तो इसमें गाइडलाइन की अगर हम बात करें तो सेक्स वर्कर इज एन अडल्ट एंड इज डूइंग सो सब्जेक्ट टू कंसेंट। मतलब इनका कहना है कि अगर कोई एडल्ट है और वो चाहती है अपनी मर्जी से काम करना, अपनी मर्जी से उस काम में आ रही है, तो वो कोई इलीगल काम नहीं है। ठीक है, कोई सेक्स वर्कर अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं और वो एडल्ट हैं, 18 ईयर्स से ऊपर के हैं, और अगर वो अपनी मर्जी से काम करना चाह रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दिस केस द पुलिस विल नॉट बी एबल टू इंटरवीन अननेसेसरली। इस केस में पुलिस को अननेसेसरली उनको परेशान नहीं करना है। ठीक है, तो ये कहना है उनका। फिर आर्टिकल 21 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हर सिटीजन को ये राइट देता है कि वो लाइफ को जीने का अधिकार। ठीक है, अब ये राइट टू लाइफ जो है वो बहुत बड़ा है। इसमें डिग्निटी के साथ आपको रहना है, प्राइवेसी का अधिकार आपको मिलता है, जीने का, घूमने का, फिरने का, पानी का, रहने का, अच्छा पानी, अच्छा खाना, इन सभी चीजों का मतलब बेसिकली बेसिक नीड जो है उसकी जरूरत आप पूरी कर सकें, ये देता है आपको आर्टिकल 21 अधिकार। और ये सभी को मिलता है, इंडिया में जो लोग भी हैं उन सभी को ये राइट है। ठीक है, तो सेक्स वर्कर भी इंडिया में है तो उनको भी ये राइट मिलता है। तो आर्टिकल 21 जो है उसका राइट हर सिटीजन को है, तो सेक्स वर्कर्स के लिए भी है। अगर वो एडल्ट है और अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं तो ये काम बाकी सब काम जैसा ही है, बाकी अदर प्रोफेशन जैसा ही है। तो पुलिस को भी बाकी प्रोफेशन को जिस तरह से कोई ऐसा पर्सन आता है, कोई क्रिमिनल आता है या कोई भी और पर्सन आता है, तो जिस तरह से उनको देखते हैं, जिस तरह से उनसे बातचीत करेंगे, सेम उसी तरह से करना है। अननेसेसरली इनके साथ गलत बिहेव नहीं करना है। ठीक है, ओके, क्लियर है? अब यहाँ पे क्या है, सेक्स वर्कर कैन नॉट बी अरेस्टेड और हैरेस्ड ड्यूरिंग द पुलिस ऑपरेशन ऑन सेक्स वाले। देखिए बेसिकली क्या होता है कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्रिमिनल केस आता है, किसी भी तरह का केस आता है, तो यहाँ पे सेक्स वर्कर्स को पुलिस थोड़ा अलग तरह से ट्रीट करती है। तो उनका कहना है कि अननेसेसरली आपको उनको अरेस्ट भी नहीं करना है और हैरेस भी नहीं करना है। अगर वो अपनी मर्जी से है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उनका कहना है कि सेक्स जो है वो इलीगल नहीं है, बट ब्रोथल इलीगल है। जो पूरा का पूरा ये
रैकेट चलाते हैं, जो बच्चों को लेके आते हैं फिर उनको अननेसेसरली इस प्रोस्टिट्यूशन के वर्क में डाल देते हैं, तो जो इस पूरे के पूरे काम को चलाते हैं वो गलत काम कर रहे हैं। बट कोई पर्सन, कोई लेडी अपनी मर्जी से इस प्रोफेशन में आ रही है तो वो गलत नहीं है। बट ये जो ब्रोथल चला रहे हैं वो इलीगल है। तो ब्रोथल जो चला रहा है उसको तो आपको अरेस्ट करना है, बट वो जो सेक्स वर्कर हैं वहां पे वर्क कर रहे हैं उनको आपको अरेस्ट नहीं करना है, हैरेस नहीं करना है, ठीक है। आपको उनसे बातचीत करनी है, पूछना है, अगर वो इसमें इन्वॉल्व है तो उनको भी करना है। लेकिन वो अगर अपनी मर्जी से सिर्फ और सिर्फ ये वर्क कर रहे हैं तो फिर उनको नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी सेक्स वर्कर का कोई चाइल्ड है, ठीक है, और वो उसके साथ रह रहा है तो उनको उसकी मदर से सेपरेट नहीं करना है। तो बेसिकली क्या होता है, पुलिस ऐसा सोचती है, फर्स्ट टाइम में ऐसा देखेंगे तो ऐसा लगता भी है कि जो बच्ची उनके साथ, मान लीजिए कोई सेक्स वर्कर है और उसकी कोई बच्ची होती है, तो वो जो बच्ची है, ऐसा कई बार होता है कि उसको कहीं से किडनैप करके ना लाया गया हो और फिर उसके बाद उसको भी उसी प्रोफेशन में ढकेल दिया जाए, तो ऐसी की वजह से भी पुलिस कई बार इनको अलग कर देती है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सेक्स वर्कर की अगर कोई बच्चा है और वो उसके साथ रह रहा है तो आपको उसको उससे अलग नहीं करना है। मतलब आपको फर्स्ट टाइम में देख के ऐसा नहीं कि इसको, इन दोनों को सेपरेट कर दो, ठीक है। तो मदर से चाइल्ड को सेपरेट नहीं करना है। इफ अ माइनर इज फाउंड टू बी लिविंग विद सेक्स वर्कर, इट इज नॉट राइट टू अज्यूम। मतलब ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग से ये अज्यूम करके बैठे हुए हैं कि नहीं ये तो इसको इस काम में धकेलने के लिए लेके आए हैं या ऐसा कुछ, ठीक है। तो इस तरह से या इसको इसी काम में भेजेंगे, ऐसा नहीं करना है। तो बेसिकली यहाँ पे पुलिस का राइट नहीं बनता है कि वो अज्यूम कर ले दैट द चाइल्ड वाज रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। तो बेसिकली उस चाइल्ड को यहाँ पे लेके आया गया है, इस तरह से अज्यूम नहीं करना है, आपको छानबीन करनी है और लगता है तो फिर उसको अलग कर देना है। ओके, ठीक है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को भी यहाँ पे एक तो उनका व्यू भी जानना चाहा है सुप्रीम कोर्ट ने, और फिर यहाँ पे उन्होंने उनके लिए कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि उनको इन्वॉल्व होना चाहिए, करना चाहिए द सेक्स वर्कर्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन ऑल डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। तो जो भी डिसीजन ले रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इन सभी से रिलेटेड उस सभी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इनको इन्वॉल्व करना चाहिए, इंक्लूडिंग प्लानिंग, डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग एनी पॉलिसी और प्रोग्राम फॉर द सेक्स वर्कर्स और फॉर्मुलेटिंग एनी चेंज रिफॉर्म्स इन द लॉ रिलेटिंग टू सेक्स वर्क। मतलब इस वर्क से रिलेटेड जो भी लॉज वगैरह बना रहे हैं, उन लॉज में चेंज कर रहे हैं और जो भी बनाने वाले हैं, तो उन सभी, अगर कुछ भी डिसीजन लेना है तो उन सभी पॉलिसीज, डिजाइनिंग, प्लानिंग, इन सभी में इनकी एडवाइस जरूर लेना है। तो इस तरह के लोगों को रखा जाए या किसी भी तरह से, या तो आप उनको रख लो, ठीक है, मतलब उन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज पैनल में इन लोगों को इंक्लूड करो या इनका डिसीजन पता करो, ठीक है। तो टेकिंग देयर व्यूज ऑन एनी डिसीजन अफेक्टिंग देम, मतलब इन लोगों को जो अफेक्ट कर रहा है डिसीजन, उस डिसीजन को लेने से पहले आपको उस पैनल में या वो जो भी डिसीजन लेने वाली जो अथॉरिटी है उसमें उनको इंक्लूड करो या उनका व्यू को इंक्लूड करो किसी भी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी डिसीजन आप लेंगे उसमें उनकी राय होनी चाहिए, बेसिकली ये कहना है। इसके अलावा कोर्ट हैज ऑल्सो सॉट द सेंटर ओपिनियन ऑन द गाइडलाइंस। यहाँ पे कोर्ट ये भी देखना चाहता है कि सेंटर का क्या ओपिनियन है। अब इसमें सेंटर कुछ मामलों पे हाँ ना जो भी रहेगा इस तरह से होगा, और जो नेक्स्ट हियरिंग होगी 27 जुलाई को, उसमें सुप्रीम कोर्ट सेंटर के ऑब्जर्वेशन, मतलब बेसिकली सेंटर क्या कह रहा है उन सभी को सुनेगा, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है इस पर, ठीक है। तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट इन सब बातों को मानती है नहीं मानती है वो अलग बात है, उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर जरूर लेके आएंगे। यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अब बात आती है कि इस तरह के और कौन कौन से केसेस रहे हैं, क्या फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे फरवरी 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, एक केस था स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस बुद्धादेव कर्मस्कर, ठीक है। इनका एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सेक्स वर्क हैव द राइट टू डिग्निटी, ठीक है, जो अभी बोला गया है। तो सेम इसी तरह से उस टाइम भी बोला गया था कि सेक्स वर्कर्स हैव राइट टू डिग्निटी, ठीक है। और यहाँ पे इनका बोलना था कि सेक्स वर्कर have right to live with dignity under article 21, जो right to life है, since they are also human beings, और वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आती, क्योंकि इंडिया में रह रहे हैं तो इसी वजह से उनको भी जीने का और डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है, ठीक है। तो देयर कंसर्न्स नीड टू बी एड्रेस। और यहाँ पर ये 14 फरवरी 2011 को ये सुनाया गया था,
ठीक है। और इसमें जो जस्टिस थे मार्कंडे, अच्छा इनके नाम आपको याद नहीं रखना, ठीक है। तो बेसिकली आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए। ओके, तो ये 2011 की बात है। इसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने अगस्त 2019 में यहाँ पे था इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। इसके अंडर बोला था कि नो सेक्स वर्कर एक्सप्लॉइटेड फॉर कमर्शियल सेक्स कैन बी ट्राइड as an accused unless there is substantial evidence that she was। बेसिकली क्या है कि जैसे ये जो ब्रोथल वाला चीज चल रही है, तो उसमें जो सेक्स वर्कर हैं, ठीक है, जो वॉलंटरली मतलब या जो अपनी मर्जी से उसमें काम कर रहे हैं, उनको तो परेशान नहीं किया जाएगा। सेम यही चीज जो अभी बोली गई वो वही बोली गई थी। लेकिन अगर इसमें कोई दो लोग मिलके, एक सेक्स वर्कर भी है और एक कोई और पर्सन है, वो लोग मिलके पूरा का पूरा ब्रोथल चला रहे हैं, तो उसको फिर वहां पे उसको गिरफ्तार वगैरह वो सब चीजें की जाएंगी। लेकिन अगर वो इसमें बेसिकली भागीदार नहीं है, वो खुद की मर्जी सिर्फ खुद अपना काम कर रहे हैं, तो फिर उनको एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा, ठीक है। Okay. It also instructed investigating authorities to recognize sex workers as a victims in the cases under the act. In the course of an investigation, no sex worker exploited shall be arraigned as an accused. ठीक है, तो बेसिकली ये था। अब बात आती है बॉम्बे हाई कोर्ट के एक डिसीजन की, जो सितंबर 2020 को सुनाया गया था। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था, बेसिकली 3 वुमेन्स को अरेस्ट किया गया था। ये 3 जो वुमेन थी वो सेक्स वर्कर थी। तो यहाँ पे इन्होंने इमीडिएट रिलीज के लिए बोला। क्यों बोला? इनका कहना था कि जो प्रोस्टिट्यूशन है वो कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है अंडर द लॉ। कोई भी वुमेन जो अडल्ट है, 18 ईयर्स से ऊपर है, तो उसके पास राइट है टू चूज हर प्रोफेशन, ठीक है। तो इस वजह से ये प्रोस्टिट्यूशन के काम में आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, तो इनको इमीडिएट रिलीज का बोला गया था। और ये जो ऑर्डर है वो इशू किया गया था, जिस बेंच ने इशू किया था उसमें जो पृथ्वीराज चौहान जो थे, ये जो जस्टिस थे वो उसके हेड थे। एंड ये सितंबर 24, 2020 को रिलीज किया गया था। यहाँ पर कुछ और गाइडलाइंस भी दी गई थी। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया ऑल द इंडियन स्टेट्स टू सप्लाई फूड टू सेक्स वर्कर्स। यहाँ पे जो 7 है वो मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। तो जितने भी सेक्स वर्कर हैं उन सभी को फूड सप्लाई होना चाहिए कोविड लॉकडाउन के टाइम पर। देखिए इस टाइम पर इनका जो ये जो प्रोस्टिट्यूशन वाला वर्क था वो बिल्कुल खत्म हो गया था और इस वजह से इनको खाने की भी बहुत प्रॉब्लम आई थी। इस तरह की एक रिपोर्ट भी आई थी। तो कोविड लॉकडाउन के टाइम पर इन सभी को फूड सप्लाई किया जाए। इसके अलावा ये जो सेक्स वर्कर है उनमें एड्स बहुत ज्यादा तेजी से फैलता है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन विदाउट इंसिस्टिंग ऑन एनी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जो सेक्स वर्कर्स हैं उन सभी को ड्राई राशन प्रोवाइड किया जाए, ऐसा बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्या किया जाए? इनको राशन प्रोवाइड किया जाए और इनको आइडेंटिटी प्रूफ की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मतलब इनका आइडेंटिटी प्रूफ की मांग ना करें। और ऐसा किसके लिए किया गया था? जो भी सेक्स वर्कर आइडेंटिफाई होते हैं नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गन, मतलब बेसिकली जो इन लोगों में एड्स की प्रॉब्लम काफी ज्यादा होती है, क्योंकि एड्स इस तरह का बीमारी है जो फिजिकल कांटेक्ट से जो सेक्स की वजह से भी काफी ज्यादा फैलती है। और ये प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए काफी कुछ कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। अब बात आती है इट हैड आल्सो सॉर्ट स्टेटस रिपोर्ट ऑन देयर कंप्लेंट्स, तो इसके लिए रिपोर्ट आई भी थी, ठीक है। इसके बाद बेंच हाईलाइटेड द plight of the community and lakhs of people are in severe distress and government need to reach out them and provide them with food, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था 2020 में। तो ये सभी जो पहले डिसीजन सुनाए गए हैं वो हमने डिस्कस किए, और इसके साथ में इस बार क्या डिसीजन दिया गया था, इस बार क्या गाइडलाइंस दी गई थी वो भी हमने डिस्कस किया, और आपको इस प्रोफेशन के बारे में भी पता चला कि क्या चीज लीगल है क्या इलीगल है। खैर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टा फेसबुक पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, ये आपको पता ही है, बोलने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।